दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के जो हम वीडियो लेकर आए हैं तो हम जैसे कि आपने थंबनेल में वैसे देख ही लिया होगा, तो आज की जो वीडियो है वो आपका 5वां पार्ट है पर्यावरण अध्ययन का, ईवीएस का, जो कि अक्सर जो ईवीएस में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रीट का कोई भी टेट हो, चाहे रीट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, सभी में बी टेट हो, बिहार टेट हो, पंजाब टेट हो, तो ईवीएस में से जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो बेहतरीन कलेक्शन है हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और कारगर आपके लिए साबित ये आपके लिए वीडियो होगी। तो दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चंस बेहद इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। और दोस्तों, ये सिर्फ न केवल टेट, सी टेट या शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों, इवन जो कंपटीशंस एग्ज़ाम है उनमें भी इनमें से 4 या 5 क्वेश्चंस अक्सर हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें से पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात को न लेके चले कि आप सिर्फ किसी शिक्षक भर्ती के लिए, या तो हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए क्या है, बेहद इम्पोर्टेंस है ये। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले भी हम इसको 4 भाग इसको हम करा चुके हैं, ये 5वां भाग है। तो दोस्तों, उम्मीद भी करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगेगी क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है और आप हमारी मेहनत का जो फल है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें निस्वार्थ भावना से चाहिए है, और वो चाहिए है कि जितने भी हमारे व्यूवर है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन कि संयुक्त परिवार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वर्तमान में सभी परिवार, 3 पीढ़ियों वाला परिवार, सभी प्राचीन परिवार, केवल पति पत्नी। तो 3 पीढ़ियों वाला जो परिवार है उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाथी पाँव की बीमारी होती है एनाफ्लिज से, मक्खी से, क्यूलेक्स से या टेमुरम से। तो किससे होती है, क्यूलेक्स से। क्यूलेक्स से होती है हाथी पाँव की बीमारी, क्यूलेक्स से होती है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपका ईवीएस का और जनरल साइंस का, ये कह सकते हो आप, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की जैविक रासायनिक प्रयोगशाला है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला मानव शरीर की क्या है, तो जो यकृत होती है वो जो मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108वां कि भूमि क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन से आच्छादित रहना चाहिए जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, जो इकोलॉजी कंट्रोल है उसको बनाए रखने के लिए, कि कितने प्रतिशत भूभाग पर भूमि क्षेत्र के वनों से ढका हुआ होना चाहिए। तो जितने आपको पता है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें, 33%। तो इतना ही यदि हमने वनों से ढक लिया तो हम अपनी इकोलॉजी सिस्टम को पास कर देंगे। हमारे बच्चों के लिए उस इकोलॉजी सिस्टम को हम पास कर देंगे, वो हमारे लिए और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये काम केवल सरकार नहीं कर सकती, इस काम को हम, आप और छोटे बच्चे सभी मिलकर कर सकते हैं। सभी एक बात का स्पर्श लें कि हम सभी एक वृक्ष लगाएंगे और उसका पालन पोषण करेंगे, उसको समय पर खाना देंगे, पानी देंगे। तो दोस्तों, इकोलॉजी सिस्टम हमारा इस प्रकार से बना रह सकता है और इससे बहुत सारी फ़ायदा भी हमें होता है। अच्छी ताज़ा हवा, आप देख सकते हो किसी शहर में जाते हो और किसी गांव में जाते हो, खेतों में जाते हो, तो आप कितना महसूस, और अक्सर मेरे साथ होता है कि जब भी मैं किसी अपने गांव में जाता हूं या किसी और गांव में जाता हूं तो मुझे इतना अच्छा फील और शांति होती है शहर से जाकर। तो बहुत ही अच्छा है ये, और मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ और ताज़ा हवा, हो सकता है मैं कई बार शाम को भी चला जाता हूँ।
तो हमें इस प्रकार का जो संतुलन है, यदि हमारे शहरों में भी हमारे जो बच्चे रहते हैं उनको दिक्कत ना आए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109वां क्वेश्चन है कि BOD की पूर्ण रूप है, BOD की पूर्ण रूप है जैविक ऑक्सीजन की मांग। तो क्या है? जैविक ऑक्सीजन की मांग। BOD की पूर्ण रूप है आपका, तो जो हमारी BOD के बारे में हमने जिक्र किया था वो होती है जैविक ऑक्सीजन की मांग, BOD। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको पता होना चाहिए, कई बार इंग्लिश की बजाय ये क्या है, हिंदी के बजाय इंग्लिश में, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है, ये भी अब एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किसी कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए जिस ऑक्सीजन की डिमांड की या ज़रूरत रहती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा किसी कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को हम बोलते हैं BOD या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उम्मीद करता हूं कि आपको BOD कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है किसी कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हिंदी में उसको बोला जाता है जैविक ऑक्सीजन की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, तो देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है और कितनी होती है, 78% होती है। कितनी होती है, 78% जो होती है वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हालांकि इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई रोग किसके कारण होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा इटाई रोग के बारे में, ये काफ़ी फेमस भी रहा है पीछे न्यूज़ में। तो हम बात कर रहे थे इटाई रोग किसके कारण होता है, तो हमें बताया गया 4 ऑप्शन दी गई है, मैग्नीज, कार्बन, कैडमियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो इटाई रोग है सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये जापान में, और ये बहुत ही कष्टदायी रोग है जो किसकी वजह से होता है, कैडमियम की वजह से होता है। और जापान का ये अक्सर है इटाई, ETAI, जिसका अर्थ हिंदी में अर्थ होता है कष्ट। हिंदी में क्या अर्थ होता है इसका, कष्ट होता है। तो इस रोग होने पर, और ये जो है अस्थियों में इसकी जो प्रभावित होती है, इससे क्या प्रभावित होती है, हमारी अस्थियां प्रभावित होती हैं। अस्थियों में ये सीधा जो रोग होता है कैडमियम की कमी से ये रोग होता है। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। और इटाई शब्द का अर्थ क्या होता है, कष्ट, और ये हमारी अस्थियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और ये कैडमियम के कारण होता है। इसका जो मुख्य कारण है वो है कैडमियम। तो कैडमियम के विषमुक्तन से ये रोग सबसे ज़्यादा होता है और जापान में सबसे पहले हुआ। और इटाई का अर्थ होता है कष्ट, और ये हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान निम्न ध्वनि आवृत्ति की सीमा तक सुन सकते हैं। आपसे पूछा है कि जो किस फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकंड में कितनी बार जो बीट्स होती हैं वो होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है किस फ्रीक्वेंसी तक कि जो इंसान सुन सकता है, तो वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर, ये HZ है, ये हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करता है। हर्ट्ज ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज में हम सुन सकते हैं। और इससे एक जो ये रेंज है हमारी, जो कि कौन सी रेंज, 20 से लेकर कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज तक की जो रेंज है, इसमें मनुष्य सुन सकता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑडिबल रेंज। इसको क्या बोला जाता है, ऑडिबल रेंज बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसको ऑडिबल रेंज। और जो इंसान है इससे यदि कम है
उसको भी नहीं सुन सकता, और यदि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है उसको भी नहीं सुन सकता। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो इंफ्रासोनिक्स जो आती है, हमारी जो ऑडिबल रेंज आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। यदि 20 हर्ट्ज से कम हो, ये भी तो क्वेश्चन है, यदि 20 हर्ट्ज से कम हो तो उनको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। और जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं उनको जो एक ह्यूमन बीइंग है या जो मनुष्य है उनको सुन नहीं सकता। और जो इंफ्रासोनिक है, जैसे अर्थक्वेक है, यानी जो भूकंप है, भूकंप के झटके हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इवन हम उनकी सेंसेशन को महसूस कर सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। वोल्केनोज है इसी प्रकार से, तो वो भी क्या है, आपके इंफ्रासोनिक्स फ्रीक्वेंसी वेव प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो इनको सुन सकते हैं वो जो एलिफेंट्स है, एलिफेंट एक अच्छा एग्जाम्पल है, इनको सुन सकते हैं। तो एलिफेंट्स जो है इंफ्रासोनिक्स वेव को सुन सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर, यदि फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी हो, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, यदि इससे ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक या अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और जो ये रेंज है इसको कौन सुन सकते हैं, जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं और मोथ्स हैं। ये MOTHS मोथ्स हैं, ये इसको सुन सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, AF बोलते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। और जो 20,000 से कम है उसको इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता। और जैसे अर्थक्वेक है, आपके ये कह सकते हो वोल्केनोज है, या जो हैवी मशीनरीज है वो भी इसी को प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन उनसे सेंसेशन को तो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुन सकता। तो उनको जो आपके एलिफेंट्स और व्हेल्स मछली होती हैं उनको सुन सकती है। और दूसरी इसी में बात करी थी हमने, 20,000 हर्ट्ज से यदि ज़्यादा है तो उनको हम इंफ्रासोनिक या सुपरसोनिक्स वे बोलते हैं। और उनको जो है अच्छे तरीके से जो कैट्स हैं, डॉग्स हैं और जो मोथ्स हैं वो उनको सुन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस जो ये 112वां क्वेश्चन है, इससे आपके जो क्वेश्चन जो डाउट है इससे रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपको समझ में आए होंगे, कि आपको समझ में आया होगा कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है, इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या है, सुपरसोनिक फ्रीक्वेंसी क्या है और कौन कौन इसको सुन सकते हैं। अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने क्या है आपको इसको क्लियर करने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, यदि आपको अच्छी नहीं लगती है हमारे द्वारा टीचिंग, यदि आप कुछ परिवर्तन चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो, हम उसके अनुसार अपने टीचिंग में, लेकिन मुझे तो ये एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं आपके साथ अपने जो नॉलेज है वो शेयर कर लेता हूँ। यदि आपको भी है तो आप भी हम कमेंट बॉक्स में जो आपको पता है आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया 1980 में, 1978 में, 1986 में, 1991 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसको 1986 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी बार, कितनी बार आया है गिनती नहीं है एग्ज़ाम में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1986 में पर्यावरण अधिनियम संरक्षण जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन है कि पर्यावरण विज्ञान के सापेक्ष SPM का पूर्ण रूपेण क्या है। SPM, पर्यावरण विज्ञान के सापेक्ष SPM का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको हमें बताना है कि SPM के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। SPM क्या होता है। तो जो ये SPM है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि SPM होता क्या है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म ये होती है आपकी सस्पेंडेड, SUS सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। सस्पेंडेड
पार्टिकुलेट मैटर इसका फुल फॉर्म है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये SPM आखिर होता क्या है। तो जो SPM आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स है आर दोज फाइन मैटर्स विच आर इन्वॉल्व इन एयर और in liquid form or in solid form from the process of the combustions or industrial activity or you can say natural sources। मैं अब इसको हिंदी में भी समझा देता हूँ दोनों तरीके से कि जो SPM है यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ये वो निलंबित कण होते हैं जो कि या तो ठोस रूप में या तरल रूप में, ठोस रूप में या ठोस या लिक्विड में या सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हेयर के जो एयर है उसके अंदर इसको डिस्पर्स कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, जो कि या तो कहाँ से आते हैं, जो कंबशन प्रोसेस है। कंबशन प्रोसेस होती है दहन अभिक्रिया, किसी चीज़ को जलाने के फलस्वरूप जो आते हैं, जो कण होते हैं एयर के अंदर जो चले जाते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। जैसे हम आग बालते हैं तो उसमें से कुछ ब्लैक ब्लैक कण हैं वो अंदर जाते हैं, उसी के साथ कुछ ऐसे तरल भी हो सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, वो भी उसके साथ एयर के अंदर जा सकते हैं। या कोई इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ईंटों के भट्टे होते हैं उनसे काफ़ी हाईली मात्रा में क्या है धुआं निकलता है, तो उनसे कुछ जैसे कुछ कण होते हैं वो कण एयर में हमारे चले जाते हैं। या कुछ ऐसा नेचुरल सोर्स हो सकता है जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से भी क्या है इस प्रकार से जो काफ़ी सारे सॉलिड और लिक्विड के जो छोटे छोटे कण हैं वो एयर के अंदर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं SPM। क्या बोलते हैं? SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सस्पेंडेड, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर आपके हिंदी में इसको बोल सकते हैं निलंबित कण। वो निलंबित कण होते हैं जो कि किसी भी दहन प्रक्रिया के द्वारा या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा, औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा या नेचुरल सोर्सेस के द्वारा जो तरल या ठोस रूप में हवा के अंदर, एयर के अंदर चले जाते हैं, उनको बोला जाता है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके दोस्तों, समझ में आया? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 114 था उसमें पूछा गया था कि SPM क्या है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि SPM होता क्या है। ठीक है, बड़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया है बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, आप सर्च मार सकते हो, और हो सके तो मैं लिंक भी दे दूंगा उसका, तो आप उस लिंक के थ्रू भी वहां जा सकते हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो चल रहे हैं, और एक क्वेश्चन से मैं आपके कई क्वेश्चंस को कवर करवाने की कोशिश इस वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूं, ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा आने वाले एग्ज़ाम्स में इसका आप उठा सको। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी एक इकोलॉजी सिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में, थोड़ी सी भाई हिंदी में थोड़ा सा हो जाता है लेकिन हमारे व्यूअर्स हिंदी के बहुत जाता है तो हम इसलिए हिंदी में टाइप करते हैं। यानी इकोलॉजी सिस्टम में बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं उनका काम? उत्पादकों, प्राथमिक उत्पादकों, माध्यमिक उपभोक्ताओं और अपघटनकर्ता। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं अपघटनकर्ता होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक्स आपके जो पदार्थ होते हैं उनको अपघटन का कार्य करते हैं, और इससे जो हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध बना रहता है। तो जो बैक्टीरिया है वो हमारे इकोलॉजी सिस्टम में अपघटनकर्ता का काम करते हैं। बैक्टीरिया हमारे इकोलॉजी सिस्टम में किसका काम करते हैं? अपघटनकर्ता का काम करते हैं। और दोस्तों, कैसी लग रही है आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, जैसे कि काफ़ी सारे फेसबुक ग्रुप होते हैं उनमें भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। और जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116वां क्वेश्चन, कि वनों की कटाई से आमतौर पर कम हो जाती है वर्षा। दूसरा ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी का कटाव, सूखा। तो मिट्टी का कटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ये क्वेश्चन है, देखो काफ़ी थोड़ा सा हार्ड है, इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन सदस्य हैं, फाइटोप्लैंक्टन सदस्य हैं ग्रासलैंड इकोलॉजी सिस्टम का, रेगिस्तान का, वन पारिस्थितिकी तंत्र का या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। तो ये होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, ये होती है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। क्लियर है आपको? काफ़ी ये हमें नया सा नाम लगा है प्लैंक्टन्स, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो जो ख़ास तौर से जो फाइटो है, ये एक ग्रीक वर्ड है। किस प्रकार का वर्ड है? ग्रीक, जिसका अर्थ होता है प्लांट। आपको इस बात का पता होना चाहिए। और जो प्लैंक्टन्स है, प्लैंक्टन्स इसका मतलब होता है, ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्रिफ्टर। ड्रिफ्टर यानी प्लांट्स पौधे और ड्रिफ्टर चलने वाले। तो इनसे जो ग्रीक वर्ड्स है इनसे मिला है। तो जो ये इस प्रकार के जो पौधे हैं वो समुद्रों में या जल में, जल की काफ़ी गहराई में ये पाए जाते हैं। जो प्लैंक्टन्स होते हैं इनकी एक ख़ास बात ये होती है कि ये अपने आप मूव नहीं कर सकते, अपने आप मूव नहीं कर सकते। जल की धारा है उसके विपरीत ये नहीं चल सकते। और मैं ये बताता हूँ कि इनमें लेकिन एक ख़ास बात पाई जाती है, इसमें इनमें गोता लगाने की और थोड़ी सी हरकत करने की एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है। तो इसलिए ये जल में गोता तो लगा सकते हैं, लेकिन जल की विपरीत धारा में ये जो प्लैंक्टन्स है वो नहीं चल सकते। तो ये जल में या जो इकोलॉजी सिस्टम में भी ये अपना क्या है, अहम रोल अपनाते हैं। और ख़ास तौर से जो प्लैंक्टन्स होते हैं, जो इनका ये कह सकते हो देखने में होते हैं, ये बहुत ही ये कह सकते हो अपारदर्शी होते हैं। इनकी जो शरीर है वो कैल्शियम नुमा एक कांच से बना हुआ होता है, कैल्शियम होता है उसमें और कांच जैसे होता है और पारदर्शी होता है जो है। और इसको हिंदी में इनको बोलते हैं पलवक। क्या बोलते हैं? पलवक बोलते हैं हिंदी में, यानी पलवन करने वाले, ड्रिफ्ट करने वाले, मूव करने वाले। तो ये जल में पाए जाते हैं समुद्रों में। और ये खास बात ये है कि ये जल में समुद्रों में बिल्कुल गहराई पर पाए जाते हैं। और कुछ जैसे मछलियाँ होते हैं, तो जो मछलियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हम फाइटोप्लैंक्टन्स के सदस्य बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें भी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो जल की विपरीत धारा के अंदर मूव कर सके, लेकिन वो मूव कर सकते हैं और गोता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जो प्लैंक्टन्स है ये होते हैं जो कि जल के अंदर, समुद्रों के अंदर जो काफ़ी गहराई में ये पाए जाते हैं, बिल्कुल समुद्रों की निचली सतह पर ये पाए जा सकते हैं। तो और इनका शरीर होता है बिल्कुल पारदर्शी पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फाइटोप्लैंक्टन्स है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप बता सकते हो कि ये किस प्रकार की इकोलॉजी सिस्टम के सदस्य हैं। तो ये आपके वाटर इकोलॉजी सिस्टम के सदस्य हैं, जो कि समुद्रों में या जल जहाँ बहुत ज़्यादा जल होता है, बहुत ज़्यादा गहराई पर ये पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना आपके लिए काफ़ी है, इतना आप याद रखोगे तो आप। और ये मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में। 80 से लेकर 180 फैदोमीटर तक की गहराई में ये पाए जाते हैं। 80 से 180 फैदोमीटर की गहराई में ये समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल को क्षति पहुँच रही है, किससे पहुँच रही है? सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से या जल वाष्प से? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड से। जो इन ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को क्षति पहुँच रही है, जो कि प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में अहम काम करती है। तो वायु में जैसे ही बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है? पानी का फार्मूला होता है H2O। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है पानी के साथ मिलाकर बना लेता है HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक अम्ल। हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, अम्ल।
और आपको पता है कि जो अम्ल होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं एसिड, और ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। और जहाँ संगमरमर, जो ताजमहल है पूरा संगमरमर का बना हुआ है, जहाँ भी ये गिरता है तो वहाँ से उसकी जो सतह है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा देता है, उसकी जो चमक है उसको ख़राब कर देता है। तो इसलिए आपके मन में डाउट हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने इसको खोल के आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो किस प्रकार से, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो हमारे वायु प्रदूषक है, जैसे वायु प्रदूषण होता है उससे हमारे पर्यावरण के अंदर चली जाती है, ऊपर वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ, वाटर के साथ मिलके वो क्या बना लेती है, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल बना लेती है, जो कि अम्लीय वर्षा। फिर जो वर्षा होती है तो नाइट्रिक एसिड गिरता है ऊपर से, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। एसिड रेन आपने नाम सुना होगा। एसिड रेन बनती है यानी अम्लीय वर्षा होती है, और उससे हमारा जो ताजमहल है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ हवा का लगभग 99% दो गैसें हैं जो होते हैं। स्वच्छ हवा का लगभग 99% दो गैसें हैं। वो कौन कौन सी गैस होती हैं? बिल्कुल आपको पता है, एक तो नाइट्रोजन होती है और दूसरी ऑक्सीजन होती है। और मैं बता दूं नाइट्रोजन कितनी है, मैं पहले करवा चुका हूं 78%। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बाकी बचा आपका कितना, लगभग कितना बचा भाई। 99 में से आप 78 सब्सट्रैक्ट कर सकते हो 1 2, यानी लगभग जो 21% बचा है वो क्या है? ऑक्सीजन है। यानी हम कह सकते हैं, और जो बाकी 0 पॉइंट समथिंग बचा उसमें जो बाकी और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसें हैं वो हैं। तो आप बता सकते हो कि दो गैसें हैं, एक तो नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन लगभग 78% है और 21% लगभग ऑक्सीजन है। दोनों मिलकर हमारे वायुमंडल की गैस बनाती हैं। और कितना हिस्सा इन दोनों गैसेस ने हमारे वायुमंडल का ले रखा है? लगभग 90%। तो आपको दोनों का ही पता नॉलेज ईवीएस की, यदि आप कहीं एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएल हो या आरआरबी हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस करे, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आ रही होगी। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये सारी की सारी जानकारी अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हुए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में प्लीज़ 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 कंजूसी न बरतें, और हो सके तो हमारी हेल्प करें। वीडियो को आप फेसबुक, ट्विटर या काफ़ी सारे एजुकेशनल ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, आप वीडियो को वहाँ शेयर कर सकते हो। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी।